हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4A हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण का हमने पूरा परिचय दिया हुआ है, उसको बिल्कुल बेसिक से हमने उसके परिचय को पूरा समझाया हुआ है। अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू बुक जो सिलेबस 2025 के लिए जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जांच करना है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि यह द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं है। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो इस लेसन का परिचय वाली वीडियो है, उसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे हम द्विघात समीकरण को पहचानते हैं, उसको पहचानने के कौन कौन से तरीके होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसको देखने के बाद अगर यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है स्टूडेंट्स, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x-3। अब देखिए यह a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले के रूप में, सर्वसंख्या का फार्मूला आप जानते होंगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, जहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। अब इसी रूप में तोड़ते हैं। a² a के स्थान पे x है तो x², b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले से a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 बराबर, यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं में, तो यह हो जाएगा आपका 2x और माइनस 2×3 6। अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x², यह एक का स्क्वायर एक ही होगा तो प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यह मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक है, इस 2x का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 2x और यह क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x यह किस में है आपका, यह प्लस में, यह माइनस में, तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से क्या आया आपका x² प्लस 1 और 6 क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, अतः यह क्या होगा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात घात 2 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, देखिए x² माइनस 2x बराबर ब्रैकेट के अंदर -2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए -2 का इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, और इसको एज इट इज लिख लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 2x बराबर, माइनस से गुणा होगा तो 2×3 6, माइनस है तो -6 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा तो 2x, पक्षांतर कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा x² माइनस 2x, यह 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यह प्लस में इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x, तो यह दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस ही रहेगा 4x प्लस
6 बराबर 0। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि चूंकि समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है वह क्या है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। जो चीजें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x+1 बराबर एक ब्रैकेट में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x+3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का गुणा एक बार इस x में फिर 1 में, वैसे ही -2 का गुणा x में फिर 1 में, वैसे यहाँ पे भी x का गुणा x और फिर 3 में, फिर -1 का गुणा x और 3 में, यानी गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर देना है, उसके बाद पक्षांतर कर लेना है। तो गुणा करते हैं। देखिए x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, x²। फिर x का गुणा 1 में होगा तो x सही होगा। यहाँ पे माइनस सहित गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, x में -2 का गुणा होगा तो -2x और 1 में -2 का गुणा होगा तो -2 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x का गुणा x में तो x², x का गुणा 3 में तो 3x, ठीक है। अब माइनस सहित 1 का गुणा होगा तो यह -x और यह -3। अब पक्षांतर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इन सभी को पक्षांतर करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वह प्लस। तो यहाँ पे देखिए x², इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x² माइनस 3x प्लस x और +3 और इतना बराबर 0। यहाँ पे देखिए यह x² प्लस में या माइनस में यह कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बचा, x प्लस में, ठीक है, यहाँ पे x प्लस में और यहाँ पे x प्लस में 2x हो गया और 2x से यह मिलाकर क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, -3x और 3 में से 2 जाएगा 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में 1 होगा बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चर है वह चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। यहाँ पे जब कोई घात नहीं लिखा होता है तो यह 1 होता है। तो यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात है वह 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे ये चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीजें लिख दिया गया, समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जो चीजें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, x-3 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x+1 बराबर x ब्रैकेट के अंदर x+5। तो यहाँ पे भी गुणा करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x का गुणा इन दोनों में, फिर -3 का गुणा इन दोनों में, वैसे x का गुणा इन दोनों में। गुणा करते हैं, x का गुणा 2x में होगा तो यह हो जाएगा आपका 2x², ठीक है। फिर x का गुणा 1 में होगा तो x होगा, फिर -3 का गुणा अब इन दोनों में करेंगे तो -3 का गुणा 2x में होगा तो यह -3 दूनी 6 तो यह 6x और यह -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 बराबर। अब यहाँ पे x का गुणा x में तो x² और +5x, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ से पक्षांतर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, यह इधर आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आने के बाद x² माइनस 5x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2x² में से x² गया तो क्या बचा, x²। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो देखिए यह 6 और 5 11 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 6 और 5 11 x में से -11x में से +1x जाएगा तो -10x बचेगा, -10x और आपका क्या बचा यहाँ पे -3 और इतना बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो बताया वह लिख दिया गया स्टूडेंट, समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यह सर्वसमीका a-b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो अब यहाँ पे a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे a-b
का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले के रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, a के स्थान पे क्या है x है, तो x a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है 2 है। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2a का मान x और b का मान 2। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं इन सभी को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल जाते हैं जब भी बराबर की साइड आएगा चाहे उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यह इधर आएगा तो -4 और प्लस 2 का 2 में गुणा तो 4 और x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस में है यहाँ माइनस में है, कट जाएगा। अब बचा क्या 3x और 4x, तो यह हो जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -4 प्लस 1, तो -4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चर है इस समीकरण में, चर की जो अधिकतम घात है वह क्या है 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे, चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे यही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बताया हुआ है यहाँ पे लिख दिया हमने, समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x का गुणा करेंगे एक बार x स्क्वायर में और एक बार 1 में। यहाँ पे यह a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में है, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यह आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में इसको तोड़ेंगे जहां पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 2 है। a बराबर x है और b बराबर 2 है, तो a क्यू यानी x का क्यू, x पे पावर 3, बी क्यू, बी की वैल्यू 2 है तो 2 पे पावर 3 प्लस 3 फार्मूले से है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा, अब इसको 2x का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो यह हो जाएगा 2x क्यू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 में गुणा करेंगे तो यह 2x ही होगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को हल करके पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 यानी 2 का 3 बार गुणा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6x, 6x का गुणा जब x में होगा तो यह हो जाएगा 6x स्क्वायर। देख लीजिए 3 दूनी 6x, अब x का गुणा x में तो x स्क्वायर और 6 तो रहेगा ही तो 6x स्क्वायर। वैसे 3 दूनी 6x का गुणा जब 2 में होगा तो प्लस 6 दूनी 12 और x है तो x। इसका पक्षांतर करेंगे तो -2x पे पावर 3 और प्लस 2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे -2x क्यू, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगाएंगे यानी एक्स क्यू। फिर स्क्वायर वाले को देखते हैं तो 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद x वाले को देखेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 12x, तो 12 और 2 14। ठीक है, 12 और 2 14x। फिर आपका यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चर की जो अधिकतम घात है वह क्या है 3 है। यहाँ पे देखिए x की सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए जहाँ पे भी चर की अधिकतम घात 2 होगी वही द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही लिखेंगे स्टूडेंट्स।
तो देखिए यहाँ पे वही लिख दिया स्टूडेंट, चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे तो देखिए यह पूरा ओपन है, यहाँ पे यह a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। तो सबसे पहले फार्मूला आपको बता देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, यह सर्वसंख्या का फार्मूला होता है। यह होता है आपका a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ से इसको इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ते हैं जहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। तो a क्यू यानी x का क्यू यानी x पे पावर 3 माइनस b क्यू, b की वैल्यू 2 है, 2 पे पावर 3 माइनस 3 फार्मूले से है, a की वैल्यू x यानी 3 गुणे x और b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हल करके पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर आएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए 2 का क्यू है तो 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए माइनस 3 दूनी 6x है। अब 6x का गुणा x में होगा तो 6x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। माइनस 6x स्क्वायर, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यह x है तो x, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, x है तो x, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, पक्षांतर भी हो रहा है साथ में, तो देखिए यह माइनस में है तो इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड लेकर जा रहे हैं तो यह प्लस हो जाएगा, और यह प्लस में आया तो यह माइनस में हो जाएगा, इतना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x क्यू यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा यानी 2x स्क्वायर। फिर x वाले को देखते हैं तो यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे माइनस 12x, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, माइनस 13x। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 8 और 1 9, दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे 9 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जो चीज आपको बताया वही यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो यहाँ पे अब 2x का गुणा एक बार x में, फिर 3 में, फिर माइनस सहित 1 का गुणा एक बार x में, फिर माइनस 3 में, वैसे यहाँ पे भी गुणा करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, 2x का गुणा x में होगा तो यह क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा तो 6 और x है तो x, ठीक है। यहाँ पे x है तो x, फिर माइनस सहित 1 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा माइनस x, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 3। यहाँ पे गुणा करते हैं x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में होगा तो x, फिर 5 का गुणा x में होगा तो प्लस 5x और यह प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 5 का गुणा 1 में तो यह हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, यहाँ से जब भी इधर आएगा तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, फिर या माइनस x और यह प्लस x कट जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ से क्या बचेगा, -6x माइनस 5x, तो यह हो जाएगा 6 और 5 11, और चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो -11x। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 5 और 3 8, दोनों प्लस में है तो ऐड होंगे, और चिन्ह प्लस ही रहेगा, 5 और 3 8 बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही चीज़ें हमने लिख दिया, समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, x² + 3x + 1 बराबर ब्रैकेट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर। तो यह जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 ही दोबारा लिख दिया गया है, तो इसको आपको प्रश्न नंबर 5 की तरह हल करना है। आप लिख देते हैं प्रश्न 5 की तरह, प्रश्न 5 की तरह हल कीजिए, हल कीजिए। यानी आपको प्रश्न 5 की तरह आपको स्वयं क्या करना है, हल करना है, क्योंकि यह सेम क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 ही दोबारा लिख दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से आने वाले। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर 2 है तो उसका क्रमागत नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 + 1, यानी 2 + 1 बराबर 3। वैसे ही जब भी आपको ऐसे दे यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक दे तो हम एक नंबर यक्ष मानेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, तब यक्ष में 1 ऐड कर देंगे, यानी यक्ष + 1। क्रमागत का मतलब कि जो भी नंबर दिया गया उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें अगला नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष तथा यक्ष + 1 है। ठीक है, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, x + 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है यह देखिए। प्रश्न में बोला हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो गुणनफल का मतलब कि यक्स इंटू यक्स + 1 बराबर कितना है, 306। अब इसको हल करते हैं और यहाँ से द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे अब यक्स का गुणा करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा x² + x, और इसका पक्षांतर करेंगे तो -306 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, हमें यही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको हल करके इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए यह क्या है, x² + x - 306। अब यहाँ पे देखिए 306 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस है तो घटाने पर वह 1 के बराबर हो। यहाँ पे गुणांक में क्या है, 1 है, तो 1 के बराबर हो और गुणा करने पर 306, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो 17 और 18, 18 और 17 का गुणा करेंगे तो 306 होगा, और 18 में से 17 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस 18 - 17, फिर यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिखेंगे, और लास्ट पद वैसे ही, पहला पद और अंतिम पद वैसे ही रहता है, यहाँ पे मध्य पद को ब्रेक करते हैं, बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड आपको आता होगा स्टूडेंट्स। अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, x² + x का गुणा करेंगे तो 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे
तो यक्स प्लस 18, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखिए पहले माइनस कॉमन लेंगे और 17 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 से भाग देंगे इसमें, देखिए जब माइनस कॉमन ले लेते यह प्लस हो जाएगा। अब 17 से भाग देंगे तो 17 एक कम 17, ठीक है। 30 में से 17 जाएगा 13 और यह 6 तो 136 हो जाएगा। 17 8 136 बराबर 0। जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया तो समझिए कि सही है। अब यह क्या हो जाएगा, x प्लस 18 और यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से मतलब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 कॉमन लेते हैं, यहाँ से x बचा और यहाँ से 17, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रमशः x प्लस 18, अब 0 के बराबर इसको तुलना करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस 18, तो यह क्या हो जाएगा, अग्राहा हो जाएगा। यह अग्राहा क्यों होगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा हुआ है और यह माइनस में है। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह 17। अब यहाँ से जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे वह कौन से मिले हमें, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो 17 हो गया, x का मान आया, और दूसरा हमने क्या माना हुआ था, x प्लस 1 माना हुआ था। दूसरा हमने x प्लस 1 यहाँ पे माना हुआ था। 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, बराबर 18, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 17 और 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यही पूछ रहा है, जो नहीं पता है उसी को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, अब रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वह कितना है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक है। अब जब 480 किलोमीटर दूरी तय करती है तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से लिखेंगे तब समय बराबर दूरी और बटे में चाल। तो दूरी कितना है, यहाँ से देखिए 480 क्या है, दूरी है, और चाल कितना है, x, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, घंटा, ठीक है, समय है घंटा में। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब क्या होता, तब चाल कितनी हो जाती। तो पहले x है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, यानी x में से क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, यानी x माइनस 8 हो जाएगी। तब उस पर हम लोग समय ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि, देखिए यहाँ पे यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तब चाल क्या होती, तब जो चाल होती वह क्या हो जाती, तब चाल बराबर, पहले x है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है तो x माइनस 8, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 8, ठीक है। अब उस पे समय क्या होगा, तब
तब समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही है 480 ही है, लेकिन चाल क्या हो गई, बदल गई, x माइनस 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी यह जो है क्या करता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वह 3 घंटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 480 बटे में x माइनस 8, ठीक है, माइनस 480 बटे में x, और यह बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। ठीक है, अब इसी को हल करना है। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 480 कॉमन दिख रहा है, तो 480 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचा, 1 बटे में x माइनस 8 माइनस 1 बटे में x, ठीक है, बराबर 3। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, इधर भाग देंगे 3 एकम 3, 3 छाक 3 एकम 3, 3 छाक 18, यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x और x माइनस 8। यहाँ से x माइनस 8 कटेगा, x बचेगा, माइनस x कटेगा तो x माइनस 8 बचेगा, माइनस सहित गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 8, ठीक है, बराबर 1। और यहाँ पे क्या बचा, 160। यहाँ पे x से x कट गया। अब 16 का 8 में गुणा होगा तो 16 बटे 128 और यह 0 तो 1280 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए x 1 में गुणा होगा तो वही आएगा, x का x में गुणा तो x स्क्वायर माइनस 8x। तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 का 8 में गुणा 16 बटे 128 और यह 0, पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और यह भी इधर आएगा तो 1280 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो अब 1280 का ऐसा खंड बनाएंगे जो कि घटाने पर 8 के बराबर हो और गुणा करने पर 1280 के बराबर हो। घटाने पर 8 के बराबर हो और गुणा करने पर 1280 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए 40 और 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा और 40 में से 32 जाएगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे अब गुणनखंड करते हैं इसका। देखिए अगर आप हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड आता होगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर गुणनखंड से रिलेटेड वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि गुणनखंड से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यह क्या होगा, माइनस है तो घटाने पर यानी 40 माइनस 32 एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 का गुणा हो जाएगा तो 40x माइनस सहित गुणा हो रहा है तो प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो x कॉमन लिए तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिए तो यह भी x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 0। अब इसको एक एक बार यहाँ पे देखिए x माइनस 40 दोनों में है, अगर दोनों में आ गया तो समझिए कि सही है, अगर दोनों में आ रहा है तो समझिए कि सही है। तो यहाँ पे x माइनस 40 एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से 32 तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 32। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 40 और यह हो जाएगा x बराबर माइनस 32, तो यह तो अग्राहा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 11 तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से
एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भूखंड की चौड़ाई हम मानेंगे x। ठीक है ना, भूखंड की चौड़ाई x मानेंगे। चौड़ाई क्यों मानेंगे, क्योंकि बोला हुआ है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है उसके चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक लंबाई है। तो पहले चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई को ही मानेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तब लंबाई बराबर क्या बोला हुआ है, उसके दो गुने से एक अधिक। तो चौड़ाई का दो गुना, चौड़ाई x है तो इसका दो गुना 2x हो जाएगा, उससे एक अधिक यानी +1। ठीक है, 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 2x + 1, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 528। अब इसी को द्विघात समीकरण बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए 528 बराबर x का गुणा 2x में तो 2x², और यह क्या हो जाएगा, x में गुणा होगा तो +x। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2x² + x, पक्षांतर हो जाएगा तो -528 बराबर 0। ठीक है, तो अब यह क्या है, अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अभिष्ट द्विघात समीकरण है, अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अब मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अब इसका गुणनखंड करते हैं। क्या दिया हुआ है आपका 2x² + x - 528 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है 2 और यहाँ पे 528, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 528 और 2 का गुणा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका 1056। क्या हो जाएगा 1056 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 10, 1056। अब 1056 का ऐसा खंड बनाएंगे कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के बराबर हो और गुणा करने पर 1056 हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 33 और 32 का गुणा करेंगे तो वह 1056 आएगा, 33 में से 32 जाएगा तो 1 आएगा। तो गुणनखंड करते हैं इसका, 2x², ठीक है, + 33x - 32x - 528 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए x मिल रहा है तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 2x प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचा 33। यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे और पूरे में से क्या मिल रहा है 32 मिल रहा है, तो 32 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा आपका, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x और यह 32 से भाग 528 में देंगे तो यह 33 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 33 और 32 का गुणा करने पे ही 1056 आ रहा है। ठीक है, तो जब 32 से भाग देंगे 33 आ जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ गया तो समझिए कि सही। यहाँ पे आपका 16 कॉमन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 16 से ये अभी कट रहा है, 16 से कट करने पे यह 33 आएगा, 16 कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए 16 कॉमन होगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 16 कॉमन होगा तो 16 दूनी 32, क्योंकि यहाँ पे अगर 32 लेंगे तो 32 से ये कटेगा, तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, ठीक है ना। 16 कॉमन लेंगे तो ये 2x और इसको भाग देने पर 33 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 32 कॉमन लेते तो 528 में 32 से भाग देते तो कुछ और आता, क्योंकि यह 1056 है, हमने ध्यान नहीं दिया है, और यह 528 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 कॉमन लेंगे, 16 से भाग देंगे तो यह 33 आएगा और यह 2x हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो समझिए सही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा x माइनस 16, और यह बराबर हो जाएगा आपका क्या 0 के, ठीक है। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका क्रमशः एक एक को 0 के बराबर लिखेंगे तुलना करके, x प्लस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पक्षांतर इसका करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -33 और बटे में 2, और यहाँ से x का मान क्या होगा x बराबर 16। तो यह तो अग्राहा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो चौड़ाई होती है वह कभी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे अग्राहा, अग्राहा, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। अब देखिए, तो अब x बराबर 16 यानी x हमने चौड़ाई को माना था, तो अतः भूखंड की जो चौड़ाई होगी वह क्या हो गई 16 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर 16, भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ठीक है। अब उसकी लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे तथा लंबाई बराबर, लंबाई क्या माना हुआ है हमने 2x प्लस 1, तो 16 गुणे 2 और प्लस 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 33 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। इसके बाद यह पूरी प्रश्नावली क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 13 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो नहीं पता है उसी को लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी x वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन के माँ की आयु बराबर, रोहन अगर वर्तमान में x वर्ष का है तो रोहन की माँ कितने वर्ष की हो जाएंगी x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अभी 5 वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 हो जाएगा यानी 11 वर्ष का। तो ऐसे ही रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन वर्तमान में x वर्ष का है तो 26 उसमें जुड़ जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न में बोला हुआ है कि 3 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी अब 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी यह देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब 3 वर्ष पश्चात देखिए रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु देखिए 3 वर्ष पश्चात, रोहन अगर अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3, तो यह हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ x प्लस 26 वर्ष की हैं, x प्लस 26 वर्ष की हैं।
3 वर्ष बाद तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा यक्स प्लस 26 और 3 29, तो यक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है, यह उसके माँ की आयु हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात की आयु तो हम निकाल लिए, अब गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल वह 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, x का गुणा करेंगे इसमें, तो यह x स्क्वायर प्लस 29x और 3 का गुणा करेंगे तो 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में 3 और 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8, इसका पक्षांतर कर लेंगे माइनस 360 बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29 और 3 क्या हो जाएगा आपका 32, तो 29 और 3 32 एक्स माइनस, अब देखिए 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा 5, इससे लिया 15, 15 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे यह 1 दे दिया था तो यह क्या हो गया 2, तो 272 बराबर 0। ठीक है, अतः यही क्या हो जाएगा अभिष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या होगा, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो अब आपको 273 का ऐसा खंड करना है। देखिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। 273 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे माइनस से तो घटाने पर 32 के बराबर हो और गुणा करने पर 273। तो देखिए अब यहाँ पे खंड कौन सा बनेगा यह देखते हैं। 39 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो 273 आएगा, और 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो यही इसका खंड होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अगर हम अभाज्य गुणनखंड करके और पूरा आपको दिखाने लगेंगे कौन सा नंबर आएगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यह मान कर चल रहे हैं कि आपको गुणनखंड आता है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको गुणनखंड के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 39 माइनस 7 और यहाँ पे यक्स है तो यक्स माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो x प्लस 39 यक्स का गुणा हो रहा है और माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब इसको और सरल करेंगे। ठीक है ना, इसको सरल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से यक्स मिल रहा है तो यक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में एक्स से तो एक यक्स कट गया, यक्स बचा, और यहाँ यक्स हट गया तो यहाँ पे 39 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 7, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और 7 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा यक्स, और यह माइनस जब कॉमन ले लें तो यह प्लस हो जाएगा। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 तरीके 21, 27 में से 21 गया 6 और यह 3 63, 7 9 63, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यक्स प्लस 39 यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा यक्स माइनस 7 और यह बराबर 0। अब यहाँ पे क्रमशः जो है एक एक को 0 के बराबर रखेंगे तुलना करके, तो यक्स प्लस 39 बराबर 0 और यक्स माइनस 7 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से यक्स बराबर माइनस 39 हो जाएगा, यक्स बराबर माइनस 39। तो यह क्या हो जाएगा, अग्राहा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अग्राहा। अग्राहा क्यों होगा, क्योंकि जो आयु होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है। यक्स बराबर यह क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यक्स हमने किसको माना था, रोहन की आयु को हमने यक्स माना था, हमने रोहन की आयु को यक्स माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन
की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, अब रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे रोहन के माँ की आयु बराबर, वह क्या है, यक्स प्लस 26। तो यक्स की वैल्यू क्या है 7 और प्लस 26, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7 और 6 13 और 2 और 1 3, यानी 33 वर्ष। यानी आंसर आपका क्या होगा 7 वर्ष और 33 वर्ष, 7 वर्ष और 33 वर्ष, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपका पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हाँ, एक बार पुनः आपको कहना चाहेंगे कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।